हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल M2N ऑनलाइन पर। बच्चों, अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कर रहे थे बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 10 के गणित के। तो इसमें अपन आगे पिछले 2 प्रश्नावली के सवाल हल कर चुके हैं और आगे अब तीसरी प्रश्नावली के सवाल आज हल करेंगे। तो आइए समझते हैं, इन सवालों पर चर्चा करते हैं। ये कि CBO भिंडर द्वारा एक मॉडल पेपर जारी किया गया है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए हुए हैं। तो अपन उन्हीं सवालों को अपन हल कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सवाल किस किस तरह के आएंगे और अपन को किस तरह उनको तैयार करना है। तो आइए देखते हैं अपन इन सवालों को। तो तीसरी प्रश्नावली है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसके अपन सवाल करेंगे। तो पहला सवाल है कि एक रैखिक समीकरण की घात होगी है। तो रैखिक समीकरण की घात देखो क्या होता है। समीकरण तीन प्रकार के होते हैं। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। कहने का मतलब जिसमें घात 1 होती है, घात क्या होती है 1, उसको कहेंगे अपन रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। तो इसमें जो 1 घात होती है उसको रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है? 1। ठीक है। आगे दूसरा सवाल है कि यदि x + 2y = 6 है तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो इनमें से x और y के मान रखेंगे, जो बराबर 6 आ जाएगा उससे अपन वो इसको संतुष्ट करेगा। तो x + 2y = 6 आना चाहिए। तो देखो x = 1 रखेंगे और y = 2 रखेंगे तो ये 1 और 2 दूनी 4, ये तो 5 आ जाएगा, ये तो नहीं करेगा। उसके बाद में आगे चलते हैं 2, तो 2 से भी ये 2 और +1, तो ये भी 3 आएगा, तो ये भी नहीं करेगा। 2 और 2 में रखेंगे तो x की जगह 2 रखा और 2 दूनी 4, तो ये आ गया हमारे पास 6। इसका मतलब 2 और 2 इसको संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन। ठीक है। आगे जाने का अपन को ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे जैसे आंसर मिला। संतुष्ट करने का मतलब x और y के मान इसमें रखेंगे और उसके बराबर अगर वो 6 आ जाता है तो वो इसको संतुष्ट करता है। ठीक है, वही अपन को देखना है। उसके बाद अगला सवाल है तीसरा नंबर कि बिंदु -2, 3 किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश अपन जानते हैं कि जैसे हम 4 चतुर्थांश होते हैं तो इसमें दोनों प्लस के मान होते हैं। इधर एक माइनस का और दूसरा प्लस का रहता है। ठीक है, यहाँ दोनों माइनस के रहते हैं और यहाँ पे एक माइनस का और एक प्लस का और दूसरा माइनस का रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह के मान होते हैं। तो अब इसमें जो हमारे पास निर्देशांक है वो है -2 और 3, मतलब -2 और 3 इस चतुर्थांश में जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये और ये चौथा चतुर्थांश होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। ये कौन से में जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि -2 और 3 इसी में होते हैं जिसमें x का जो मान होता है वो माइनस में होता है और y का प्लस में होता है। आगे सवाल चौथा सवाल कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित बिंदु। अब देखो y अक्ष पर इसी में देखें तो y अक्ष पर अगर स्थित बिंदु होगा तो उसका x निर्देशांक हमेशा क्या होगा? 0, क्योंकि अगर वो y पर स्थित है तो x का ना तो प्लस का मान है ना माइनस का मान है, मतलब x = 0 वाला जो निर्देशांक है वो y अक्ष पर स्थित होगा। तो x का मतलब 0 का मतलब पहला निर्देशांक तो 0 होगा और दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो पहला निर्देशांक वो 2, ये 0, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये D हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल ये कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या बताइए जिसमें इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो देखो 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का x आ रहा है और दहाई का y आ रहा है, मतलब y को तो 10 से गुणा करेंगे और इकाई का केवल x रहने देंगे। तो जो 10y + x का रूप होगा वो इस तरह का होगा जिसमें इकाई का अंक x रहेगा और दहाई का अंक y रहेगा। तो ये 10y + x है हमारे पास ब ऑप्शन, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि इकाई का अंक इधर अकेला आएगा और दहाई के अंक के साथ 10 का गुणा आएगा, तो ये 10y + x होगा। ठीक है। उसके बाद जो छठा सवाल है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो इसमें देखो अपन इस तरह का, अपन इसको इस तरह से करेंगे। ये कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो अपन यहाँ लिख देंगे पिता या पुत्र। तो अगर पुत्र की x है तो पिता की क्या हो जाएगी? 3x। और आगे कह रहा है कि पुत्र की आयु x है, ये बता भी रहा है कि पुत्र की आयु x है। तो 5 वर्ष बाद
पिता की आयु, तो पिता की अगर वर्तमान आयु 3x है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 3x + 5, 5 वर्ष बाद ये हो जाएगी ना भाई, उसमें 5 और जुड़ जाएगा पश्चात, तो वर्तमान आयु में 5 जुड़ते ही 5 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी, तो 3x + 5 इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए, जो कि ये 3x + y दे रखा था, तो y को इसको सही करना है, ये y का जगह 5 है, ठीक है। ये आगे 7वां सवाल में वो कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 29 रुपये है, तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो अपन ने सवालों में जो प्रश्नावली के सवाल है उसमें कई बदला है कि x की माना एक पेन की जो मूल्य है वो x रुपये है और दूसरे पेन का y रुपये है, वो पेन का मतलब पेंसिल का x है और पेन का y है। तो अगर इसको अपन समीकरण या बीजीय रूप में लिखेंगे तो 7x + 5y = 29, इस तरह से लिखेंगे, अपन खूब लिखे हैं ये। तो 7x + 5y = 29 ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन, ठीक है। इस तरह कर देंगे इसको। उसके बाद में 8वां सवाल है कि 2 रैखिक समीकरणों को आलेख प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। तो देखो इसमें 3 कंडीशन हमें पता है, कौन कौन सी कंडीशन होती थी कि पहली a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेद होती है और अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल, और तीसरी संगत होती है, ठीक है। तीनों कंडीशन लिख देते हैं, फिर बाद में अपन इसके संबंधित जो भी सवाल होंगे वो कर लेंगे। दूसरा था a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 की, ये दूसरी कंडीशन थी। जिसमें रेखाएं समांतर होती है रेखा युग्म और इसके कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, और इसमें असंगत होती है, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन थी उसमें थी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। तो इसमें क्या थी कि रेखाएं समपाती होती है, अनेक हल होते हैं और संगत होती है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। इन तीनों कंडीशनों के आधार पर भी सवाल करते हैं। तो आइए अपन इन तीनों कंडीशनों को पता करने के बाद अब सवालों पर चलते हैं। तो सवालों में देखो पहला कह रहा है कि प्रतिच्छेद करते, तो प्रतिच्छेद करने का मतलब ये, तब रेखा युग्म कौन सा होगा, हल की बात करते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब एक हल होगा, तो इसमें हो जाएगा एक हल है, ठीक है। दूसरा 2 रैखिक समीकरण अगर समांतर है तब रैखिक युग्म का हल, तो समांतर में हमने अभी पढ़ा है समांतर में कोई हल नहीं होता, तो समांतर में कोई हल नहीं, इसमें हो जाएगा ब ऑप्शन, ठीक है ये। और तीसरी कंडीशन में ये सवाल कह रहा था कि समीकरण अगर ये है तो संपाती होने की शर्त, तो संपाती होने की अभी हमने पढ़ी है कि अगर तीनों बराबर है तो संपाती होती है, अनेक हल होते हैं और संगत होती है। तो संपाती होने की तीनों बराबर मतलब कि 100 ऑप्शन, तो ये तीनों बराबर हो गए, ठीक है। तो इस तरह अपने ये तीसरे सवाल 10वां सवाल हो गया। उसके बाद में इसमें 11वां सवाल रिक्त स्थान वाला है, तो रिक्त स्थान वाले सवाल भी कर लेते हैं अपन। एक चर रैखिक समीकरण का, तो रैखिक समीकरण होगा तो उसका एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय रैखिक समीकरण का एक ही हल होगा तो उसको एक हल कह सकते हैं, या एक लिखा हुआ तो अद्वितीय हल कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अद्वितीय हल। उसके बाद में अपन अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला 12वां सवाल है। इसमें 12वें सवाल पर ये कह रहा है कि समीकरण x = 2 का रैखिक आलेख। तो देखो इसको अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो x = 2 का जो रैखिक आलेख बनेगा, जैसे ये अगर हमारे पास x अक्ष y अक्ष है तो x = 2 का मतलब जैसे x 1 है या 2 है, तो यहाँ पर एक बनेगा x = 2 का जो कि इस तरह होगा। ये किसका समीकरण है, x = 2 का, जो कि y अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है, y अक्ष के, तो यहाँ लिख देंगे y अक्ष के समांतर। ऐसे हम दूसरा है y = 2, x = 2 तो x इसके समांतर था, अब y = 2 करेंगे तो y = 2 होगा, जैसे y के प्लस के मान 1 और 2 इधर है, तो इस पर एक समीकरण बनेगा, इस पर एक रैखिक समीकरण बनेगा जो कि y = 2 का होगा, और y = 2 का होगा वो x अक्ष के समांतर होगा। कैसे होगा, x अक्ष के समांतर, तो यहाँ लिख देंगे x अक्ष के
समांतर, ये वाई एक्स के समांतर था और ये एक्स एक्स के समांतर, ठीक है। उसके बाद में 14वां नंबर का सवाल है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो रैखिक समीकरण युग्म, अब देखो संगत होगा कि असंगत, तो इसमें अपन ने अभी पढ़ा था कि अगर मतलब कि प्रतिच्छेद वाले में जिसमें बराबर नहीं है तो ये हल कैसा होगा, संगत, तो यहाँ पे लिख देंगे संगत हल होता है। कैसा होता है, संगत। और दूसरे में अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के बराबर है तो रैखिक युग्म क्या होगा, असंगत। क्या होगा, असंगत, तो यहाँ लिख देंगे असंगत, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे सवाल हैं। तो अगर अपन को इसकी ये उत्तरमाला भी है तो इसमें देख लो, ये संगत, संगत, एक्स एक्स वाई एक्स अद्वितीय, सारे ऐसे देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह अपन इन सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अगर इनको ध्यान से अपन मिलाएंगे उसके बाद में ये अति लघुतरात्मक छोटे छोटे सवाल और आ गए तो इनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू। हाँ तो बच्चों इसके चौथी प्रश्नावली के सवाल अपन हल करते हैं। तो चौथी प्रश्नावली द्विघात समीकरण है, उसका पहला सवाल है कि समीकरण x² - 4√3x + 9 = 0 के मूल है। तो मूल निकालने का दो तरीका है, एक तो इसके अपन गुणनखंड करके भी मूल निकाल सकते हैं, या अगर अपने गुणनखंड टफ लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ऐसे इसका भी जैसे अंडर रूट वाला आ गया तो इसका गुणनखंड कैसे करें, तो इसका दूसरा तरीका एक और है जिसमें कि हमें भाई इनमें से कोई ना कोई तो मूल है ही, तो अपन इन मानों को यहाँ रख के देख लेते हैं और जिन मानों से ये 0 हो रहा है वो इसके मूल है। तो जैसे मैं x² - 4√3x + 9 = 0, ठीक है। तो इसमें एक बार 2√3 दोनों से 0 होना चाहिए, जैसे 2√3 रख रहा हूँ x की जगह, तो देखो यहाँ 2√3 का स्क्वायर माइनस 4√3 और ये 2√3 और +9, तो देखो इसमें 4 और 4 = 12 माइनस, देखो इसको 2 का 4 और 4 = 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 = 24 और +9, तो 12 और 9 हो गए 21, 21 माइनस 24, तो ये तो 0 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं होंगे। इसके बाद ये देखते हैं, तो इसमें देखो 3√3 का स्क्वायर किया माइनस 4√3 और इसकी जगह मैंने रखा 3√3 और +9, तो इसको करेंगे तो 9 × 3 9 = 27 माइनस 12 12 = 36 और +9, ये 36 और 9 36 माइनस 36, मतलब ये 0 कर रहा है, तो इसका पहला 0 कर रहा है तो दूसरा 0 करना चाहिए, तो दूसरा 0 करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस के 4√3 और +9, तो देखो ये भी 3 का स्क्वायर 3 माइनस ये 4 × 12 और +9, तो ये भी 12 माइनस 12 मतलब 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये दोनों मान 0 कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरे सवाल में ये कह रहा है कि समीकरण के मूल है, जैसे सवाल वही है, समीकरण x² - 9x + 18 = 0 के मूल पता करने हैं। तो अपन को ऐसी दो संख्याएं देखनी जिनका गुणनफल तो आया 18 और जोड़ने घटाने पर आए -9, तो देखो क्या हो जाएंगे, -6 और -3 हो जाएंगे प्लस के 18 के, तो x² - 3x - 6x + 18 = 0, x कॉमन आ गया, x - 3 -6 कॉमन आ गया तो x - 3, तो x - 3 और x - 6 = 0, तो x = 3 और 6, भाई दोनों माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये 3 और 6 हमारा ये ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह इसके जैसे ये सवाल है 2x², ये सवाल है ये वाला तीसरा सवाल कि 2x² और 2x² - 3x - 12 = 0 का विविक्तर क्या होता है, b² - 4ac, ये अपन को पता होना चाहिए कि ये विविक्तर होता है। विविक्तर कितना होगा, मतलब b² - 4ac क्या होगा, तो इसमें निकाल लो कि भाई a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये होता है, तो b² - 4ac मतलब -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान है -12,
तो ये 9 और माइनस प्लस 12 हो जाएंगे, तो ये 8 और 12 अंटे हो जाएंगे 108। तो ये कितने हो गए 117, कितने हो गए 117। सही तो क्या नहीं, ये क्या गड़बड़ हुई है। देखिए इसमें माइनस से बी स्क्वायर -3 -4 एक ही जगह 2 AC, 4 दूनी 8 और माइनस के बार मतलब 12, तो 12 अंटे 120 होता है, तो 12 अंटे 96 होता है। सॉरी 96, तो 96 और 9 कितने हो गए 105, कितने हो गए 105, सॉरी ये मैंने 108 कर लिया, तो 96 और 9 कितने हो गए 105, तो इसमें ये सी ऑप्शन हो गया हमारे पास 105। ठीक है। हाँ तो देखो गणित में तो भाई थोड़ा सा भी गलती है, मैंने इसको 12 नाम में 108 कर लिया, तो 108 से नहीं होगा, ये 12 अंटे 96 और 96 और 9 जोड़ेंगे तो 105। ठीक है। उसके बाद इसका भी हमने विविकतर पूछा है, तो x² + x + 1 = 0 का विविकतर b² - 4ac, तो b की जगह 1 का स्क्वायर -4, a की जगह भी 1 है और c की जगह भी 1 है, तो 1 - 4 तो माइनस के 3 है, इसका कितना है -3, तो ये इसका विविकतर हो गया। विविकतर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो वो अपन को निकालना होता है। उसके बाद इसका अगला सवाल है ये, जिसमें ये कह रहा है कि दिए गए समीकरण के मूल 5 और -2 होंगे, तो इनमें से अपन गुणनखंड करके देख लेंगे, जिसका मूल 5 और -2 रहा वही हमारा ऑप्शन होगा। जैसे जिसमें पहला ही देखें, तो x² - 3x - 10 = 0। अब हमें ऐसे खंड करने, गुणा करने पर तो -10 आए और जोड़ने घटाने पर -3 आए, तो इसके -5 और 2 हो जाएंगे, तो x² - 5x + 2x - 10 = 0। तो यहाँ से x - 5 और +2, तो ये x - 5, तो एक तो x - 5 हो गया और एक x + 2 हो गया, तो इसके बराबर 0 चल ही रहा है, तो x बराबर एक तो 5 और एक -2, इसके वो आगे मूल, तो 5 और -2 आ रहे हैं बिल्कुल, तो यही हमारा पहला है हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। इसके बाद अपन जैसे आगे सवाल करते हैं, तो आगे सवाल है हमारा छठा सवाल, जिसमें ये कह रहा है कि भाई द्विघात समीकरण है ये x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल तो 1 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो अपन दोनों निकाल लेते हैं, तो वहाँ से अपने दूसरा भी आ जाएगा। तो इसके भी गुणा करो, कि गुणा करने पर तो आना चाहिए 2 और जोड़ने घटाने पर -3, तो -2 और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको गुणा कर, तो x² - 2x - x और +2 = 0, तो ये x - 2 और -1 कॉमन आ गया, तो x - 2। ठीक है, बराबर 0, एक x - 2 हो गया और एक x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 और 1 2, ये दोनों हो गए इसके मूल, तो x बराबर 1 तो कही रहा है, अगर दूसरा मूल दूसरा हो जाएगा, तो ये 2 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह अपने इसके छठे सवाल हो गया। अब इसके बाद इसका 7वां सवाल देखते हैं, तो इसके 7वें सवाल में क्या कह रहा है ये, तो इसका देखिए 7वां सवाल ये है, जिसमें ये कह रहा है कि का एक मूल होगा, मूल ही ज्ञात करवा रहा है, तो ज़्यादातर सवाल इसमें मूल ही ज्ञात करवा रहा है, तो 2x² - 5x - 3 = 0। अब ऐसी संख्या देखनी जिसका गुणा करने पर तो 3 दूनी -6 आए और जोड़ या घटाने पर आए -5, तो ऐसे खंड क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो खंड हो जाएंगे हमारे पास -6 और +1। ठीक है, तो इसमें तोड़ लो इसको, अब अपन तोड़ लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x² + x और -6x और -3 = 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, तो ये 2x + 1 और -3 कॉमन आ गया, तो ये 2x + 1 = 0। तो एक तो हो जाएगा हमारे पास 2x + 1 और एक हो जाएगा x - 3 = 0। तो इसके मूल हो जाएंगे, एक तो -1/2 और एक हो जाएगा 3 ये। तो इसका
मूल देख लो, एक तो एक दोनों में से एक दे रखा है तो 3 दे रखा है, तो 3 ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जैसे चौथा सवाल है, सातवां, 2 सवाल दे दिए, सातवां दूसरा भी सातवां दे दिए, तो कोई बात नहीं। अगले सातवें में भी हमारे पास x² - 5x + 8 = 0 के मूल बताने हैं कि मूल कि मूल वास्तविक समान वो बताने। तो इसमें b² - 4ac देखेंगे कि b² - 4ac क्या आता है। तो b² में -5 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह है 8, तो -5 का स्क्वायर 25 और माइनस का ये हो गया 32, 8 चौक 32, तो ये माइनस के आएंगे 7, और माइनस के b² - 4ac माइनस का 7 आ रहा है, तो मूल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। तो यहाँ लिख देंगे कि b² - 4ac < 0, अतः मूल जो है वो वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो ये आ जाएगा इसमें, मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब सी ऑप्शन। ठीक है भाई, 3 कंडीशन है कि b² - 4ac < 0 है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर बराबर 0 है, विविक्तर की 3 कंडीशन है कि b² - 4ac < 0, तो मूल जो है वो वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान। और अगर b² - 4ac = 0 है तो जो मूल है वो वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक तथा समान। और b² - 4ac < 0 मतलब 0 से भी छोटी है, तो मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक। क्या हो जाएंगे, काल्पनिक कह दो, या मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस कंडीशन का अपन को ध्यान रखना है। तो उसके बाद में अगला सवाल कह रहा है ये कि अगले सवाल में ये कह रहा है कि x + 5 और x - 6 में x का एक मान। तो देखो, अब x का मान, वो x का एक मान मतलब वही मूल की बात हो रही है, तो मूल वही होगा जो इसके मान को 0 कर देगा। तो देखो, अगर 5 रखेंगे तो ये 5 में 25, ये 0 नहीं होना है। ठीक है, अगर 6 रखेंगे तो ये 6 - 6 0 हो जाएगा, और x + 5 और इधर अगर 0 आ गया तो ये पूरा 0 कर देगा, और 0 करते इसका मतलब वही है, उसका मूल है। तो इसमें हो जाएगा b = 6, मतलब x का मान क्या हो जाएगा, 6 रखते ही ये 6 - 6 0, और 0 से करते ही पूरा 0 हो जाएगा, और 0 होगा, इसका मतलब ये इसका मूल है। उसके बाद इसमें 9वां सवाल है कि x² / 4 = 9। तो अगर इसको हम बज्रगुणा करेंगे तो x² = 36, तो x का मान प्लस माइनस मतलब √36, तो x का मान आएगा जो है वो +- 6 आएगा। क्या आएगा, +- 6। तो x का मान +- 6 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन। ठीक है, और उसके बाद में ये लास्ट सवाल है कि b² - 4ac ये रूप होता है तो मूल समान होंगे। तो मूल समान जब होंगे जब b² - 4ac > 0, तो b² = 4ac होगा, b² = 4ac, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे 10 सवाल इसके हो गए चौथी प्रश्नावली के बच्चों। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया। इन सवालों को अगर एक बार और मिला लोगे, आप ध्यान से अगर निकाल लोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।